जब आप लोक सेवा आयोग से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें आपकी एक प्रमुख चुनौती ये होती है कि आप करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम लाया जाता है जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी उन पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सोराही कला, कौन सी कला? सोराही कला मुख्यतः किस राज्य की पारंपरिक जनजातीय कला है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश या बिहार। जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर आपको बताएं, इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करें, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका उत्तर सोचने का प्रयास कर सकते हैं ताकि अपने लेवल पर भी आपका एक मूल्यांकन होता रहे जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति दोनों ही तय कर सके और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सके। क्या होगा इसका सही उत्तर? सोहराई कला किससे संबंधित है? झारखंड से मुख्यतः संबंधित है। हालांकि ये कई अन्य राज्यों में भी आप इसके विस्तार को सामान्यतः देख सकते हैं, लेकिन झारखंड का जो हजारीबाग जिला है वहां उसके आसपास के जो गांव हैं उसमें जो मुख्यतः गांव है वहां पर ये काफी प्रचलित है। तो यहां आप देख सकते हैं सोराही कला का एक सामान्य नमूना आपके सामने है। ये झारखंड की एक जनजातीय भित्ति चित्र परंपरा है। जब हम भित्ति चित्र की बात करते हैं तो आप एक बात तो चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे कि इसमें किसी न किसी प्रकार के चित्र उकेरे जाते हैं। और जब हम भित्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? दीवारों पर ये चित्र बनाए जाते हैं। और किससे संबंधित बनाए जाते हैं? इसमें किस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह के चित्र बनाए जाते हैं? इसमें आप चित्र देखेंगे पशु पक्षियों के, जैसे यहाँ पर एक पशु का चित्र आप यहाँ देखेंगे, साथ ही पेड़ पौधों के चित्र भी इसमें बनाए जाते हैं। कुछ ज्यामितीय आकृतियां भी बनाई जाती है, जैसे यहाँ पर कुछ ज्यामितीय आकृतियां बनाई हुई हैं जो कि यहाँ के कृषि जीवन के साथ साथ इस जनजातियों के आध्यात्मिक विकास को भी, आध्यात्मिक विश्वास को भी, विकास नहीं विश्वास को भी प्रकट करती है। तो ये सोहराई कला की सामान्य विशेषताएं हैं। जब ये चित्र बनाए जाते हैं तो इसमें सामान्यतः बांस से बने हुए ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है और जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है वो प्राकृतिक रंग है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी से, जो प्राकृतिक मिट्टी है उससे उस रंगों का निर्माण किया जाता है जिनका इस्तेमाल इस सोराही कला में होता है। मुख्यतः महिलाओं के द्वारा ही ये चित्र बनाए जाते हैं और फसल कटाई और त्योहारों के दौरान दीवार पर बनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण जनजातीय भित्ति चित्र परंपरा है जिसको हम सोराही कला के नाम से जानते हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में एक कला उत्सव 2025 का राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया गया। उसी दौरान इस कला पर विशिष्ट प्रकाश डाला। किसने डाला? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि जो सोराही कला है ये भारत की आत्मा है, क्योंकि ये इसमें हमारी प्रकृति, हमारी पौराणिकता और हमारे सामुदायिक जीवन से गहरा जुड़ाव परिलक्षित होता है और इसी कारण से पूरा टॉपिक चर्चा में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या मालदीव। क्या होगा इसका सही उत्तर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप इसका उत्तर बता सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी मालदीव। मालदीव के हाल ही में जो मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस था उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मालदीव का कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? 60वां स्वतंत्रता दिवस था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो दोनों देशों के संबंधों के बीच एक खटास आई थी, संबंध कहीं ना कहीं नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे थे, एक बार फिर से इस विजिट ने उन संबंधों को वापस लाने का काम किया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए हैं मालदीव के। मालदीव हमारे लिए, हमारे देश के लिए बेहद ज्यादा स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है। मालदीव की जो अवस्थिति है वो हिंद महासागर में, आप यहाँ पर देखेंगे उसकी राजधानी है मॉले। तो यहाँ हिंद महासागर में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। विशेष तौर से आप जानते हैं कि हिंद महासागर से ये मलक्का जलडमरू मध्य होते हुए और साउथ चाइना सी होते हुए प्रशांत महासागर का एक जुड़ाव बनता है और इसी क्षेत्र को सामान्यतः हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का आर्थिक दृष्टिकोण से, खनिजों के दृष्टिकोण से, व्यापारिक मार्गों के दृष्टिकोण से बेहद ज्यादा महत्व है इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र का। चाइना जिस प्रकार से असर्टिव होता जा रहा है साउथ चाइना सी में, उसको देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में
भारत को एक रणनीतिक नीति का विकास करना बेहद जरूरी है और उसी के लिए उसने सागर नीति अपनाई है, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है और इसमें हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देशों के साथ मुख्यतः भारत ने अपनी रणनीतिक रक्षा साझेदारी को डेवलप करने का प्रयास किया है, जिसमें मालदीव शामिल है, श्रीलंका शामिल है, इसी प्रकार से मॉरिशस और सेशल्स के बीच, सेशल्स के साथ भी भारत बेहतर संबंध, रणनीतिक संबंध डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मालदीव की यात्रा विशेष रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यही सब पॉइंट यहां पर सामान्यतः आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर दर्जा क्या है, स्टेटस क्या है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दूसरा ऑप्शन क्या है? संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड। तीसरा ऑप्शन क्या है? सुभेद्य यानी वल्नरेबल। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने के कारण इसके लिए इसके संरक्षण के विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। चर्चा में आने का कारण क्या है? चर्चा में आने का कारण यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पैनल ने, या आप कह सकते हैं एक समिति ने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इस कमेटी का गठन मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित किया गया था। एक 7 सदस्यीय समिति थी और इसने सुप्रीम कोर्ट को अपनी कुछ सिफारिशें पेश करी हैं इंडियन, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके संरक्षण को लेकर के। विशेष तौर से राजस्थान और गुजरात में इस समस्या हमें देखने को मिली है कि वहां पर जो हाई टेंशन वॉर है, जो ट्रांसमिशन लाइन है बिजली की, उससे टकरा करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत हो रही है। उसी संदर्भ में इस समिति ने सुझाव दिया है कि इन क्षेत्रों में पावर कॉरिडोर बनाए जाने चाहिए, कुछ निश्चित एरिया बनाए जाने चाहिए जहां से बिजली का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। कुछ एरिया में जहां पर बिजली के तार या ट्रांसमिशन लाइनें उपस्थित हैं उनकी रीरूटिंग करने की आवश्यकता है, यानी उनका स्थान बदलने की आवश्यकता है। और जहां कहीं स्थान नहीं बदला जा सकता वहां पर कुछ पावर लाइंस का जमीनीकरण करने की आवश्यकता है, यानी उनको ग्राउंड लेवल पर धरती के नीचे बिछाने की आवश्यकता है ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण की दिशा में बेहतर प्रयास किए जा सके। तो पावर कॉरिडोर का भी इस समिति ने सुझाव दिया है। तो एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त एक आप कह सकते हैं पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसकी आबादी जंगलों में अब 150 से भी कम रह गई है। और इसकी आबादी में गिरावट का सबसे बड़े कारण क्या है? इसका शिकार किया जाता है, इसके आवास को, हैबिटेट को नुकसान हो रहा है, इसके अंडों की चोरी मनुष्यों द्वारा की जाती है, मानव द्वारा की जाती है, और साथ ही प्राकृतिक शिकारी भी हैं जो इसके अंडों को नष्ट करते हैं। साथ ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो प्राकृतिक रूप से कम प्रजनन दर उसमें देखने को मिलती है। ये भी एक कारण है कि अगर उसकी एक संख्या में एक बार गिरावट होना शुरू हो जाए तो वो गिरावट बहुत तेजी से होती है। इसके अलावा बिजली की जो हाई टेंशन लाइनें हैं, विशेष तौर से जब हम गुजरात और राजस्थान की बात करते हैं तो इन लाइनों से टकराने के कारण भी इसकी बड़े स्तर पर मृत्यु हो रही है। पिछले दशकों में हमने वो देखा है कि किस प्रकार से बिजली की लाइनों से, हाई टेंशन लाइनों से टकराने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। और इसका कारण यह है कि बिजली की लाइनों से इसलिए टकराते हैं क्योंकि इनकी आगे की जो दृष्टि होती है वो कमजोर होती है और शरीर इनका भारी होता है, जिससे बहुत भारी करंट के दायरे में आते हैं, बहुत भारी करंट लगता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत का जो वन्य जीव संस्थान है यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके अनुसार यदि हर साल 4 से 5 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत होती है तो अगले 20 वर्षों में ऐसी स्थिति आ सकती है कि जंगली क्षेत्रों से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएं, यानी बिल्कुल विलुप्त हो जाएं, और इसलिए इनके संरक्षण के प्रयास करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? तो आपके सामने बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास जो है, एक्सरसाइज जो है, ये 2-3 दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। ये कहां पर हो रही है, किस किस के बीच हो रही है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शन क्या है? हैदराबाद, पुणे, जयपुर या जोधपुर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जोधपुर में ये आयोजित किया जा रहा है। आयोजित किया जा रहा है ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये 4 अगस्त तक चलेगा। आपके पास एग्जामिनेशन में हो सकता है प्रश्न किस प्रकार से आया, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास कहां आयोजित हुआ था। आपके सामने इस प्रकार से एग्जामिनेशन में प्रश्न आ सकता है। तो यहां प्रश्न इसलिए दिया गया है कि कहां पर आयोजित किया जा रहा है क्योंकि ये 4 अगस्त तक
चलेगा। तो भारत और सिंगापुर का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। इसकी शुरुआत जोधपुर में, अब जो हाल ही में जो इसकी शुरुआत हुई, जो वर्ष 2025 का अभ्यास है, ये जोधपुर में शुरू हुआ है और 4 अगस्त तक ये चलेगा। इस अभ्यास का यानी दोनों देशों के बीच जो इस संयुक्त अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र का, ये 14वां संस्करण है और इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। तो ये वार्षिक बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है और भारत और श्रीलंका के बीच गहराते सैन्य संबंधों को प्रकट करता है। संयुक्त भागीदारी किस किस की तरफ से हो रही है? भारत की तरफ से इसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट भाग ले रही है और सिंगापुर की फोर्स सिंगापुर आर्म्ड ब्रिगेड की 42 आर्म्ड रेजिमेंट इसमें भाग ले रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच जो सैन्य क्षमता है उसका आदान प्रदान किया जा सके, उनकी इंटर ऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालनीयता को बढ़ाया जा सके, जो कि यूएन के मैंडेट के अनुसार है, उसी के अधिदेश के अनुसार है, जहां पर वो अलग अलग चुनौतियों से निपटने के लिए सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी की बात करता है, अंतर संचालनीयता की बात करता है। तो अंतर संचालनीयता के अंतर्गत अलग अलग प्रक्रियाओं की पुष्टि हो, उनको वेरीफाई किया जा सके कि किन किन चीजों पर काम करना है, कम्युनिकेशन के स्तर पर काम करना है, कमांड के स्तर पर काम करना है, अलग अलग उपकरणों की जांच करना है। इन सभी का परीक्षण इस अभ्यास के दौरान किया जाएगा और चल रहा है। और विशेषकर यांत्रिक युद्ध यानी मैकेनिकल वॉर के संदर्भ में इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, इन सभी परिचालन प्रक्रियाओं को पुष्ट करने के अंतर्गत, उसको वेरीफाई करने के अंतर्गत। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है स्टंटिंग से क्या तात्पर्य है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? लंबाई के अनुसार वजन कम होना, उम्र के अनुसार लंबाई कम होना, केवल आयरन की कमी या भोजन की अधिकता। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा उम्र के अनुसार लंबाई कम होना। हम कुपोषण के जब 2 प्रकारों की बात करते हैं, एक होता है स्टंटिंग, एक होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है जब जितनी हाइट के अनुसार जितना बच्चे का वजन होना चाहिए, हाइट तो उसकी हो गई लेकिन उस हाइट के अनुसार जितना उसका वजन होना चाहिए वो वजन नहीं है, इसको हम कहते हैं वेस्टिंग। ये भी कुपोषण का एक प्रकार है, मेलन्यूट्रिशन का एक प्रकार है। स्टंटिंग भी एक मेलन्यूट्रिशन का प्रकार है। इसमें उम्र के अनुसार बच्चे की जितनी हाइट होनी चाहिए वो हाइट कम रह जाती है, तो ये भी मेलन्यूट्रिशन का एक प्रकार है। और इन सभी चीजों से लड़ने के लिए आप जानते हैं कि भारत सरकार ने बहुत पहले एक मिड डे मील जैसी योजना स्कूलों में शुरू की थी, ताकि बच्चों के पोषण का पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। साथ ही बच्चों के पोषण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि उनकी जो माएँ हैं, जो उनको दूध पिलाती हैं या प्रसव अवस्था में है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रसव अवस्था में, जो प्रेग्नेंट अवस्था में महिलाएं हैं और बच्चे का जन्म होने के बाद कुछ सालों तक मां का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके भी पोषण से संबंधित कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। तो स्टंटिंग से तात्पर्य है उम्र के अनुसार, यानी उम्र के अनुसार जितनी लंबाई होनी चाहिए वो लंबाई कम रह जाती है। ये पूरा टॉपिक चर्चा में आने का कारण क्या है? कारण यह है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जिसका नाम है विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2025। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े वर्ष 2024 को लेकर के प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे वर्ष 2024 में भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 18.7 बच्चे जो हैं वो वेस्टिंग से पीड़ित हैं, जो विश्व में सबसे अधिक है। जब हम वेस्टिंग की बात करते हैं तो जो अभी बताया था आपको कि लंबाई के अनुसार जितना वजन होना चाहिए वो वजन कम हो जाता है, इसी को हम वेस्टिंग कहते हैं, जो अक्सर खराब आहार, खराब भोजन या बार बार बीमार पड़ने से होता है। इसी प्रकार से भारत में जो स्टंटिंग है, यानी उम्र के अनुसार जितनी लंबाई होनी चाहिए उससे कम लंबाई रह जाती है, वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि भारत में स्टंटिंग से पीड़ित बच्चे कितने हैं? 3.74 करोड़ है। और स्टंटिंग लंबे समय के कुपोषण को, एक लॉन्ग टर्म कुपोषण को रिफ्लेक्ट करता है, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है 2019 से 21 के बीच का, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, उसके अनुसार भारत में जो स्टंटिंग का दायरा है या स्टंटिंग का प्रतिशत है बच्चों में, वो 35.5% है और वेस्टिंग का प्रतिशत भारत में 19.3% है। तो यहां पर आपको एक अंतर भी देखने को मिलेगा। शायद अंतर इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये एनएफएचएस के जो आंकड़े हैं ये 2019-21 का एनएफएचएस है और ये वर्ष 2024 की बात यहां पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या से
क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम में शामिल है या है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड या उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हम एक मैप के माध्यम से बात जान लेते हैं। जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में चार मुख्य क्षेत्र शामिल हैं। जैसे ये सफेद वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, इसको हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से लाल वाला जो क्षेत्र है, इसको हम वेल्स के नाम से जानते हैं। जो इंग्लैंड के ऊपर है, जो ये नीले वाला क्षेत्र है, इसको हम स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। और जो ये पीले वाला क्षेत्र है, ये आयरलैंड द्वीप है। और आयरलैंड का द्वीप का जो ऊपरी हिस्सा है, इसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जानते हैं। ये आयरलैंड राष्ट्र का हिस्सा न होकर के यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। और इस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम इन चार क्षेत्रों से मिलकर के बनता है। तो यहां जो उत्तर होगा उपर्युक्त सभी होगा। ये सारे क्षेत्र, यहां आप देखेंगे कि इंग्लैंड का नाम दिया है, वेल्स का नाम दिया है, उत्तरी आयरलैंड का नाम दिया है और स्कॉटलैंड का नाम यहां नहीं दिया है। तो ये तीनों क्षेत्र शामिल है और इसके अलावा स्कॉटलैंड भी शामिल है। पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया था? चर्चा में आने का कारण यह था क्योंकि पश्चिमी स्कॉटलैंड में हाल ही में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। और ट्रेड एग्रीमेंट कहां पर साइन हुए हैं? उस पर साइन हुए हैं वेस्ट स्कॉटलैंड में। और इसके अंतर्गत जहां अमेरिका बात कर रहा था कि वो यूरोपियन यूनियन से आयातित होने वाली वस्तुओं पर लगभग 30% का टैक्स लगाएगा, इसके बाद ये सहमति बनी है कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन से आयातित होने वाली चीजों पर लगभग 15% का टैक्स लगाएगा, यानी लगभग आधा लगाएगा, जितने कयास लगाए जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है अगस्त 2021, जनवरी 2022, जून 2023 या जुलाई 2024। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा जून 2023। एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत गांव की जो अमूर्त धरोहर है उनका एक प्रकार से मैपिंग की जाएगी और मैपिंग करके उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा ज्ञान है, बहुत हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को रिफ्लेक्ट करती हैं, हमारी एक समृद्ध विरासत को रिफ्लेक्ट करती हैं, उसका महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। इसलिए इन सभी को संरक्षित करने की आवश्यकता है। और इसी के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है, मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहल के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों का मानचित्रण यानी कल्चरल मैपिंग की जाएगी। और जब हम अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो धरोहर हमें दिखाई नहीं देती, अमूर्त रूप में रहती हैं, जैसे गीत होते हैं। जैसे बहुत से गांव देहात में जब आप जाएंगे तो बहुत से उनके स्थानीय गीत होते हैं, बहुत से ऐसे रीति रिवाज परंपराएं होती हैं जो उनके बहुत समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को रिफ्लेक्ट करती है। तो इन सभी को दर्ज किया जाएगा और दर्ज करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, मेरा गांव मेरा मेरी धरोहर .gov.in। और इस पर ये सारी जानकारी दर्ज की जाएगी। जो ये कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत जून 2023 में, जब भारत ने अपने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण किए, उसी के जो भारत आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा था अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर, उसी महोत्सव के अंतर्गत जून 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक 4.7 लाख से अधिक गांवों की जो सांस्कृतिक जानकारी है उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका दस्तावेजीकरण किया जा चुका है। और कुल मिलाकर के 6.5 लाख गांवों को इसके अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। पोर्टल पर लोक परंपराएं, जो गांव की लोक परंपराएं हैं, उनके त्योहार हैं, उनके भोजन है, उनका परिधान है, पहनावा है, कला रूप है, उनके द्वारा निभाए जाने वाले अनुष्ठान है, उनकी जो स्थानीय धरोहर है, इन सभी की जानकारियां दर्ज की जाएगी ताकि इन जानकारियों को संरक्षित किया जा सके, इस ज्ञान का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सके। और ये जो हमारी गांव में सांस्कृतिक धरोहर एक प्रकार से निहित है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर संरक्षित कर दिया जाए, उसको एक प्लेटफॉर्म पर ले आया जाए। इसमें हाशिए पर बसे हुए मेरा गांव मेरी धरोहर पहल के अंतर्गत हाशिए पर बसे हुए समुदायों या कम प्रसिद्ध जो परंपराएं हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। चाहे कोई परंपरा कम ही प्रसिद्ध क्यों ना हो, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। डेटा से जो परंपरागत ज्ञान है, जो डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो इससे परंपरागत ज्ञान, कला रूपों और लोक प्रदर्शनियों के संरक्षण में निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि हम उसको संरक्षित कर देंगे,
सारी चीजें एक पोर्टल पर ले आएंगे, सारी चीजों का डेटा हमारे पास उपलब्ध होगा। व्यापक उद्देश्य यही है कि भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको संरक्षित किया जाए, उसको मजबूत बनाया जाए और ग्रामीण विकास को भी प्रोत्साहित किया जाए। इसके माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि हमारी जो ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत है वो कितनी समृद्ध है और इसका भविष्य में किसी न किसी प्रकार से आर्थिक मूल्य भी सृजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर के किनारों पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रशांत महासागर। ये रिंग ऑफ फायर किसको प्रकट करता है? ये प्रशांत महासागर के किनारों पर स्थित उसको रिफ्लेक्ट करता है, उन किनारों को रिफ्लेक्ट करता है जो ज्वालामुखी दृष्टिकोण से, भूकंपीय दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उद्वेलित रहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा भूकंपीय गतिविधियां, ज्वालामुखी गतिविधियां देखने को आती हैं। तो आप देखेंगे कि ये प्रशांत महासागर है और उसके जो किनारे हैं, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, उत्तरी अमेरिका हो, इधर आप पूर्वी एशिया का किनारा देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, और इधर दक्षिण पूर्व एशिया के बराबर में ये जो आप ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये रिंग ऑफ फायर कहलाता है। इस नक्शे में भी आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में यहाँ कामचटका प्रायद्वीप के निकट एक 8.8 रिक्टर स्केल पैमाने का भूकंप आया है और इसके बाद सुनामी आने की स्थितियां बन गई हैं। सुनामी भी दस्तक दे रही है। तो बहुत बड़े स्तर पर आप देख सकते हैं कि जो 8.8 पैमाने का, रिक्टर स्केल पैमाने पर जो भूकंप होता है वो बहुत तीव्र भूकंप माना जाता है। तो इसके कारण ही पूरा टॉपिक चर्चा में आया है और आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो रिंग ऑफ फायर है इसका आकार सामान्यतः आप देख सकते हैं कि घोड़े की नाल के आकार का ये दिखाई देता है, हॉर्स शू शेप्ड के आकार का दिखाई देता है। एक ऐसे भूगर्भीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जहां पर बहुत अधिक भूकंप आते हैं, बहुत ज्यादा ज्वालामुखीय विस्फोट की घटनाएं होती हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं होने की वजह से, भूकंपीय गतिविधियों के कारण, ये सक्रिय होने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कई प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट आप देखेंगे। कई प्रमुख प्लेट होने की वजह से इनकी कई प्रमुख जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसकी सीमाओं पर स्थित है और उनकी सीमाओं पर स्थित होने के कारण लगातार इसमें किसी न किसी प्रकार की भूगर्भीय गतिविधियां चलती रहती है। जैसे यहाँ प्रशांत प्लेट आप देखेंगे और प्रशांत प्लेट के अलावा अन्य छोटी छोटी प्लेट्स भी आप बहुत से देखेंगे। और अगर इन प्लेट्स, आप जानते हैं कि जो भूगर्भीय गतिविधियां, ये जो प्लेट्स हैं ये लगातार संचलन में रहती हैं, लगातार गतिशील रहती हैं और जब इनकी स्थिति में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण ऊर्जा निकलती है और उसी ऊर्जा को मुख्यतः हम भूकंप के रूप में परिभाषित करते हैं। और जब इस तरह के पैसिफिक ओशन के आसपास इस तरह का क्षेत्र बना हो, इस तरह का रिंग ऑफ फायर हो जहां पर बहुत ज्यादा भूकंपीय गतिविधियां आती हो, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तो वहां अगर कोई बहुत बड़ा भूकंप आता है तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भूगर्भीय स्तर पर हुआ है और उससे जब भूमि अपना स्थान चेंज करती है तो पानी को भी उस स्थान को भरने के लिए अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है और यही कारण है कि यहाँ हमें इस बड़े भूकंप के बाद सुनामी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न क्या है? रामसर COP15 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? आपके सामने ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली भारत, किगाली रवांडा, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे, नैरोबी जो कि केन्या में है। तो आपके हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में रामसर COP15 सम्मेलन हुआ है। आप जानते हैं कि जो रामसर कन्वेंशन है वो किससे जुड़ा हुआ है? रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था ताकि विश्व भर में जो आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं, उनको संरक्षित किया जा सके। ये इफेक्टिव कब हुआ, प्रभावी कब हुआ? प्रभावी हुआ 1975 में। भारत जो है वो रामसर कन्वेंशन से कब जुड़ा? भारत रामसर कन्वेंशन से जुड़ा 1 फरवरी 1982 में। 2 फरवरी के कारण, 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन होने के कारण ही हम 2 फरवरी को हर साल क्या बनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं हर साल 2 फरवरी को। साथ ही जो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि थी वो किसे घोषित किया गया था? चिल्का लेक, और चिल्का लेक के साथ साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय नेशनल
पार्क को भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। सामान्यतः चिल्का लेक को, इन दोनों को एक ही साल में प्रदान की गई थी मान्यता। तो ये रामसर कन्वेंशन के बारे में आपने जाना। रामसर कन्वेंशन से जुड़ी हुई जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यानी जो पार्टियों का सम्मेलन है, जो इसकी सबसे बड़ी एक आप कह सकते हैं कि शिखर वार्ता को रिफ्लेक्ट करता है, वो हाल ही में उसकी 15वीं बैठक हुई, इसलिए इसको कोप 15 के नाम से जाना जाता है। तो ये कहां पर हुई थी, आपसे ये पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में कोप 15 की बैठक हुई। इसका थीम क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना। भारत ने 30 जुलाई को इसमें एक प्रस्ताव पेश किया, आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, यानी इस प्रकार से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना ताकि आर्द्र भूमियों का एक सतत उपयोग सुनिश्चित हो, उनको किसी भी प्रकार की हानि न हो, और इस प्रकार से आर्द्र भूमियों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होगा। आर्द्र भूमि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये खाद्य जाल में विशेष रूप से भूमिका निभाती है, और खाद्य जाल को, फूड चेन को बनाए रखने के साथ साथ हाल ही में जो कई प्रकार की स्टडी आई है वो बताती है कि आर्द्र भूमियों की कार्बन को जो संग्रहण करने की क्षमता है, जो सिक्वेस्ट्रेशन की क्षमता है, जो इसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, वो सामान्य स्थितियों से, सामान्य अन्य चीजों से 3 से 5 गुना अधिक है। इसलिए कार्बन सिंक के रूप में भी काम करती है, और जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में इनके संरक्षण का विशिष्ट महत्व इसी कारण से स्थापित हो जाता है। भारत ने जो प्रस्ताव 30 जुलाई 2025 को इसके पूर्ण सत्र में, प्लेनरी सेशन में पेश किया था, वो स्वीकृत हुआ, और भारत के प्रस्ताव को 172 रामसर अनुबंधित पक्षकारों यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के द्वारा समर्थन दिया गया। साथ ही 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, साझेदारों और अन्य ऑब्जर्वर के द्वारा भी भारतीय प्रस्ताव को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला, भारतीय प्रस्ताव को समर्थन मिला। और इसका उद्देश्य यही है कि व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णयों की उन भूमिकाओं को पहचाना जाए जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण में विशेष रूप से सहायक हो, चाहे व्यक्तिगत प्रयास हो चाहे सामूहिक स्तर पर प्रयास हो। इसके व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के बीच सहयोग को बढ़ा करके, शिक्षा और जागरूकता अभियान को चला करके आर्द्र भूमि संरक्षण की दिशा में काम किया जाए। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न क्या है? गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कई बार इसको गंगईकोंडा भी लिखा जाता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके सामने ऑप्शन क्या है? राजा चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, कुलोत्तुंग चोल प्रथम या कृष्णदेव राय। आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन चारों दे दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।